नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी गालरा। तो हमेशा की तरह पहले 5 बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जिनसे बातचीत करेंगे वह है आज अक्षय, और उनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए। साथ ही साथ हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे हमेशा की तरह प्रीवियस गेस्ट का, यानी कि जो कल हमारे साथ मेहमान जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, आज हम बुधवार ट्रेड कर रहे हैं 18,000 750 के रेंज के आसपास। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो एक बड़ा मूव मिलेगा, नहीं तो ऑप्शंस गल जाएंगी। इन दोनों में कॉल और पुट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। वॉल्यूम अभी थोड़ा कम रखिएगा। अगर आप ट्रेड ग्रिप में आ जाए तब सौदा बनाइएगा ज़्यादा बड़ा। पहले 5 बड़ी बातें अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी, एक एक करके देखिएगा। दायरे में निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है हल्की सी बढ़त के साथ। निफ्टी 18,730 के आसपास चल रहा है। मार्केट के पास 18 दिन का लंबा कंसोलिडेशन था 18,500 से 700 का। ये थर्ड अटेम्प्ट है जब ये 720-30 की रेंज को पार करके क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। अगर हो गया तो ठीक बात, नहीं तो फिर से ये अटेम्प्ट भी फेल मानी जाएगी। निफ्टी बैंक में कमजोरी 44,000 के आसपास आके अभी कामकाज कर रहा है। परसेंटेज में देखा जाए कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन गेन भी नहीं है, ये पॉइंट नोटिस हो रहा है। हालांकि अगर आप फिन निफ्टी को देखेंगे इसके मुकाबले तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा बेहतर दिखेगी। मेटल, एफएमसीजी और एनर्जी शेयरों से कुछ सपोर्ट मिल रहा है और आप इसमें देख पा रहे हैं बैंकिंग का नाम ही नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा आगे पीछे है। इसके अलावा भी एनर्जी आप इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हैं, वो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो भी हम आपके सामने भी लेके आएंगे बड़ी खबर के तौर पर। लेकिन और पॉइंट जो नोटिसेबल है फटाफट से वो करवा लेते हैं। दबाव में आईटी शेयर है, परसिस्टेंट, एल&टी, टेक महिंद्रा में गिरावट है। और 5वीं बड़ी बात है विक्स को लेकर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी रेंज में है 11 से 13.5 का। विक्स कोई खास मायने रखता नहीं है। रही बात डाउ फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स करीब 70 रन का भी नीचे आके कामकाज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स पे। 7.5 साल के निचले स्तरों पर पहुंच के थोक महंगाई दर 2015 के निचले स्तरों पर पहुंच गई है। ये थोक महंगाई दर यानी कि WPI, ये अब आपके नंबर आपकी स्क्रीन पे। मई में जो थोक महंगाई दर है वो घटकर माइनस हुई है, -3.48 मंथ ऑन मंथ। ये महीने दर महीने अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, और ये -0.92 थी, यानी कि पिछली बार भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं था, इस बार तो और कम हुआ है और हम 7 महीने के लो पे आ गए, निचले स्तरों पर। ये मई के थोक महंगाई के आंकड़े हैं जो अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के नंबर आएंगे, जैसे कि फ्यूल इन्फ्लेशन कितनी हुई, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हुई, स्टील के दाम कितने बढ़े, वो सब चीज़ें अब आप नीचे जो बैंड लिखेंगे हम उसके अंदर सिलसिलेवार तरीके से लिखेंगे। लेकिन हेडलाइन जो है वो यही है कि हम -3.48% पे पहुँच गए हैं, यानी कि इन्फ्लेशन ना होके अभी हम डिफ्लेशनरी प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं 3.5% के आसपास की, और 7 साल के अब तक का निचला स्तर है। 2 इन्फ्लेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। WPI टिपिकली इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए CPI इन्फ्लेशन की अहमियत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें थोक के भाव चेक किए जाते हैं, यानी कि बल्क के भाव चेक किए जाते हैं। इसका मीटर और CPI का मीटर थोड़ा अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप इसमें देख पा रहे हैं ये फ्यूल एंड पावर और सब चीज़ों की इन्फ्लेशन अभी आपकी स्क्रीन पर आती जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपका इन्फ्लेशन 3.5% है। ये ज़्यादा माइनस में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा माइनस में चला जाएगा तो किसानों को कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब डिफ्लेशनरी प्रेशर आता है, जो प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट है उसको कुछ ज़्यादा बच नहीं पाता। तो इसलिए इन्फ्लेशन एक लेवल तक होना चाहिए, और डिफ्लेशन यानी कि अगर माइनस में भी गए तो वो भी एक ही लेवल तक होना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जरा हिट कॉल्स आपके सामने रखते हैं, यानी कि येस्टरडे जो रिपोर्ट कार्ड है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए, कल प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि टाटा स्टील को आप खरीदेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। आज चाइना से जुड़ी हुई खबर आई कि उन्होंने कुछ दरों में शॉर्ट टर्म जो उनकी रेट है उसमें थोड़ा कटौती की, उसका बेनिफिट उनको मिला है। मेटल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। मेटल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वो चाइना ही है। टाटा स्टील ग्लोबल फ्रंट पे काम करती है, 2% ऊपर है ट्रेंड। टाटा ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज चल रही है, 2% यहाँ से गेन आया। लॉरस लैब का भी कल दिया होगा प्रशांत जी ने। आज सुबह हमने भी आपको लॉरस लैब के बारे में था कि एक एग्रेसिव प्लस डिफेंसिव शेयर का बेस्ट कॉम्बो अब आपको मिलेगा। हमने सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में और लॉरस लैब के बारे में हमने भी आपको जानकारी दी थी, और वहाँ से भी करीब 2% का गेन आपके पास आया होगा। इसी तरह का बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड हम कल भी लेके आएंगे। जो आज के हमारे मेहमान हैं अक्षय,
भागवत, उनसे हम जरा बातचीत के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। एक एक करके उनके सामने सारे शेयर्स रखेंगे, वो हमको बताते जाएंगे। अक्षय क्योंकि नए मेहमान हैं हमारे साथ, इसलिए अक्षय हम आपको बहुत क्लियर कर दें, जिस शेयर के साथ आपका कंफर्ट लेवल नहीं हो, आप उस शेयर को गिराना चाहते हैं, आप उसको गिरा भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं शेयर के अंदर सौदा बनता है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों देना होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई शेयर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, जो हम आपके सामने रखेंगे, आपको लग रहा है नहीं टाटा स्टील की जगह सेल देखो, तो वो भी हम रख सकते हैं, आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। हम 4 शेयर तेज़ी के, 4 शेयर मंदी के आपके सामने रखेंगे और फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने होगी। तो बहुत सिंपल सा हमने डिज़ाइन किया हुआ है इस पूरे प्रोग्राम को। में सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स का होने वाला है, व्यूअर्स का होने वाला है, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इंडेक्स से शुरू करेंगे। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक फ्यूचर्स की प्लेट में आपके सामने लेके आता हूं। उसके अंदर हम 2 चीज़ें ज़्यादा नोटिस करते हैं। पहला, ओपन इंटरेस्ट वगैरह कितना चल रहा है, प्रीमियम कितना चल रहा है और प्राइस एक्शन कितना है। फिर आप हमको अक्षत बताइएगा कि हमको निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, फिर बैंक निफ्टी के अंदर क्या करेंगे, अलग से पूछेंगे। 60 पॉइंट का प्रीमियम, 0.25% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जद्दोजहद चल रही है। फ्यूचर्स के अंदर 60 पॉइंट जोड़ने पर 18,800, ये अगर आप घटा दोगे तो करीब 720-730 के आसपास आप चल रहे होगे कैश के अंदर। तो ये इस समय का मोमेंटम है कि हाँ थोड़ा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। आज रिकवरी भी आई है, एक डिप लगा था, वहाँ पे रिकवरी भी आई है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, 1.5% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी है। बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, निफ्टी के मुकाबले, तो ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी का। दूसरा, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, थोड़ा गुम है, 44,000 सपोर्ट में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरा, 136 पॉइंट का इसके अंदर प्रीमियम हटा देंगे तो आप देखेंगे 44,000 के नीचे सपोर्ट काम कर रहा है। अक्षय, आप जरा निफ्टी के बारे में पहले बताइए, क्या करें, जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर निफ्टी का ब्रॉडर ट्रेंड देखा जाए तो अभी भी एक मोमेंटम रैली चल रही है निफ्टी में। तो लास्ट वीक जो हल्की सी नर्वसनेस दिखने को मिली थी मार्केट में 18,700 के स्तर पे, उसमें कोई शॉर्ट बिल्डअप देखने को नहीं मिला है। सो दैट इज वन गुड न्यूज फॉर द मार्केट। सेकेंडली, अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स को आप देखें तो वो भी एक बेस लेवल पे जरूर चल रहा है, पर उसमें भी कुछ उछाल नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब निकलता है कि अभी तक कोई मेजर ओटीएम पुट्स में एडिशन नहीं होता हुआ दिख रहा है कल के इवेंट के पहले। सो सेटअप अच्छा बनता हुआ निफ्टी में। प्रीवियस वीक थोड़ा सा इंडिसीजन दिखने को मिला था, तो जो लो था वीक का करीबन 18,530 के स्तर पे बन रहा है वो लो। जब तक वो लो होल्ड कर रहे हैं तो निफ्टी में कोई घबराहट नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर में जो ऑल टाइम हाई है उसके तरफ निफ्टी बेझिझक जाना चाहिए। करीबन 18,887 का हाई था और सेकंड टारगेट 19,000 का बनेगा। सो डेरिवेटिव्स का भी अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे निफ्टी में तो 18,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2 दिन पहले बना था। हालांकि उस दिन थोड़ी सी नर्वसनेस थी बाजार में, फिर भी पुट राइटर्स काफी स्ट्रांगली वो राइटिंग की पोजीशंस उन्होंने होल्ड करा। और जैसे ही कल थोड़ा सा उछाल दिखा मार्केट में तो पुट राइटर्स ने अपना राइटिंग 18,700 पे करा है। तो कल के जो फेड की इवेंट है उसके पहले 18,700 के स्ट्राइक पे कॉल और पुट्स दोनों का सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड दी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। सो हमारा मानना है कि आज हल्की सी उछाल जो है विक्स में 1.5% की, तो थोड़े से स्पेकुलेटिव बाय पोजीशन जरूर बन रहे हैं, पर अभी तक कोई डर नहीं है। तो वी विल एडवाइज ऑल आवर व्यूअर्स, जो अगर पोजीशन आपकी है निफ्टी में तो आप लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे। नए पोजीशंस बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा है निफ्टी में, तो कोई नई सलाह नहीं होगी निफ्टी में एट दिस पॉइंट। अगर बाय पोजीशन है तो 18,500 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट बनेगा नियर 19,000। ठीक है, 19,000 का आप टारगेट है। नए वालों को आप मना कर रहे हैं, पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहे हैं। सर मेरे को एक बार स्टॉप लॉस आप और दे दो। अगर निफ्टी में आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस 18,490 का होगा, 18,490। ठीक है, डन सर। 19,000 तक का हम टारगेट मानते हैं और 18,500 जो एक मेगा रेंज है इसी को एक स्टॉप लॉस मानते हैं। आप 10 पॉइंट नीचे वैसे रख लीजिएगा, क्योंकि राउंड फिगर में वैसे भी नहीं रखना चाहिए। 10 आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। निफ्टी ऑन होल्ड है,
ताज़ा वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। सुबह जब हम भी आपको डेरिवेटिव का सेंस बता रहे थे तब भी हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि रिस्क रिवॉर्ड नए वालों के लिए ना थोड़ा फेवरेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा, 19,000 आएगा तो ऑल टाइम हाई भी लगाएगा, लेकिन आप कितना रिस्क के साथ उतर रहे हो थोड़ा मैटर करता है। तो इसलिए जिनके पास है उनके लिए ज़्यादा सौदा ठीक है, नहीं तो जो नए वाले हैं वो इंडेक्स को छोड़ देना, स्टॉक्स बहुत सारे होंगे, आप उसमें से कुछ चुन लेना। सर बैंक निफ्टी पे लेवल्स जल्दी से बता दीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों। डिम्पी जी, बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली एक वोलेटाइल इंडेक्स है, बट अगर आप गए 3 हफ्ते से देखेंगे, बैंक इंडेक्स एक साइडवेज पैटर्न में ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर हुआ, क्योंकि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं बनी है बैंक निफ्टी में। तो जो एक रेंज क्लियर कट दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी में, वो है 43,800, जो नीचे की तरफ है रेंज, और ऊपर में 44,300। तो जब तक इधर एंड ऑफ द रेंज को ब्रेक ना करे बैंक निफ्टी, तब तक इसमें कोई ट्रेड, फिलहाल फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है। ब्रॉडर सेटअप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अभी भी सेटअप पॉजिटिव है। तो अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है या आपको लॉन्ग ट्रेड्स फ्रेश बनाना है, तो आपका स्टॉप लॉस 43,800 के नीचे बनेगा। सेटअप तो अभी भी पॉजिटिव है, कोई डर नहीं है, बस एक न्यूट्रल स्टैंस बन रहा है अभी बैंक निफ्टी में, क्योंकि कुछ प्राइस एक्टिविटी नहीं बन रही है। पर मुझे लग रहा है कि कल एक एक्शन पैक डे होगा। एक तो कल एफओएमसी का आज रात को आपको आउटकम हो जाएगा कि रेट पे उनका क्या स्टैंस है, और दूसरी बात कल वीकली एक्सपायरी है इंडाइसिस की। तो बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि कुछ एक्शन पैक डे होगा, एक डायरेक्शन मिलेगी अपने को बैंक निफ्टी में। अभी जो पोजीशनिंग है डेरिवेटिव्स में, तो 44,000 के स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों में काफी एक्टिविटी है। तो उसका मतलब निकल रहा है कि शायद कॉल्स और पुट्स दोनों बाय किए जा रहे हैं फॉर अ डायरेक्शनल मूव। तो सिंस द ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव, 43,800 के स्टॉप से हम ऊपर में टारगेट करेंगे 44,500, और सेकंड टारगेट बनेगा 44,900। ठीक है, 43,800 एक मेगा सपोर्ट एरिया, इसके नीचे बैंक निफ्टी गया ही नहीं है और अब आपके लिए वही स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा 44,500 पहले बैंक निफ्टी को पार करके दिखाना होगा नए लेवल्स पे आने के लिए, इसलिए आपके पास एक छोटी रेंज है 44,300 से 800, ये 500 पॉइंट की रेंज है। कोशिश कीजिएगा रात को ऑप्शंस मत लेके जाइएगा, एक बार इवेंट क्लोज हो जाए फिर कर लेना, कोई भागा नहीं जा रहा कहीं भी ऑप्शंस। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रेड जब सौदा क्लियर हो तभी इसके अंदर आना चाहिए। बैंक निफ्टी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है और 44,000 के इर्द गिर्द जो घूम रहा है, ये थोड़ा अपने आप को मेक ब्रेक करेगा, ये कुछ ना कुछ अब करेगा ज़रूर। ये बहुत देर तक आप इसको इस रेंज में नहीं रख पाएंगे जिस रेंज में भी कर रहा है, इसके डीएनए में नहीं है इस तरह से इस रेंज के अंदर रह जाना। खैर एनी हाउ, अब हम थोड़ा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडेक्स का मोटा मोटी आपको व्यू मिल गया, नए वाले को आना नहीं है, पुराने वाले को जाना नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के टिके रहना है मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। ताज़ा वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सब पहला शेयर है टाटा स्टील का और दूसरा शेयर है जीएनएफसी। अक्षय जरा दोनों को चेक कर लो। टाटा स्टील थोड़ा चाइना वाला फैक्टर, थोड़ा मेटल्स का चर्निंग वाला फैक्टर, कुछ भी आप जोड़ लो, ये सिर्फ बात हो सकती है कहने की, लेकिन मेटल्स पीछे था, लेगार्ड था, उसको आगे आना ही था, किसी न किसी रूप में आ ही गया वो। एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक करो क्या करना चाहिए, टाटा स्टील और जीएनएफसी। डिम्पी जी, बराबर आपने ये शेयर को पकड़ा है, क्योंकि मेटल्स एक स्पेस था जो काफी निग्लेक्टेड था। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही एक एक्शन भरा स्पेस है, क्योंकि चाइना का फैक्टर बहुत डिपेंड करता है इस पे। जब भी कोई स्टिमुलस की बात होती है, जब भी कोई रेट की बात होती है वहां पे, तो आपको इसमें ट्रैक्शन मिल ही जाता है। ये बहुत ही एक बीटन डाउन सेक्टर रहा है, भले ये बाजार के साथ चला है, बट जो एक्शन मेटल्स में देखने को मिला है वो जून के महीने में पिकअप हुआ। तो जो आपने 2 शेयर्स रखे हैं उसमें मेरा पिक टाटा स्टील वुड बी बेटर कंपेयर टू जीएनएफसी। टाटा स्टील में अगर आप देखें तो एक्टिविटी सबड्यूड रही है, पर एक चार्ट्स पे एक बेसिंग आउट पैटर्न दिख रहा है 103 और 105। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के टाटा स्टील अभी एक मोमेंटम पकड़ने के चाल पकड़ रहा है टाटा स्टील। तो हमारा मानना है कि अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बिठाए इसमें विथ एन आउटलुक ऑफ 10 to 15 डेज, आपको ये 120 से 125 के स्तर ऊपर में दिखने चाहिए टाटा स्टील में। इसका सपोर्ट बन रहा है करीबन 107.5, विच इज द रिसेंट स्विंग लो ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। काफी स्ट्रॉन्ग ओटीएम के प्राइस, ओटीएम के ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्टिविटी भी दिखने को मिल रहा है, जो हमें लग रहा है कि स्पेकुलेटिव धीरे धीरे बाय पोजीशंस बन रहे हैं फॉर प्लेइंग एन एक्सप्लोसिव अपसाइड मूव ऑन टाटा स्टील।
सो हमारा एडवाइस रहेगा, आप टाटा स्टील को कंसिडर कर सकते हैं बाय करने में। इसका सपोर्ट 103 है, तो स्टॉप लॉस 103 के नीचे बनेगा, और ऊपर में अप स्लाइटली एक पोजिशनल व्यू 15 दिन के हिसाब से अगर बनाए तो 120 से 125 का रहेगा। जीएनएफसी की जो आपने बात की है, आई वुड लाइक टू गिव इट अ मिस फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अगर आप ब्रॉडली ये स्टॉक को देखें तो कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले मई के आखिर में इसमें काफी बड़ी एक सिंगल डे में सेलिंग की कैंडल बनी थी। तो इसमें एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग, जो है करीबन 620। तो जब तक 615 620 को ओवरकम ना करे जीएनएफसी, तो वो रेंज बाउंड सिनेरियो बना रहेगा। आज वो उछला है, पर इसके आगे के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं अभी तक कुछ श्योर नहीं हूँ। तो इसके चलते मैं टाटा स्टील प्रेफर करूंगा ओवर जीएनएफसी। ठीक है, जीएनएफसी टाटा स्टील दो शेयर हमने आपके सामने रखे, आपने पास किया टाटा स्टील को, 120 का टारगेट दे दिया। स्टॉप लॉस हम नोटिस करवा रहे थे 107। ये एक्चुअली में ब्रेकआउट वाला शेयर है, जहां से 107 108 की आप रेंज देख पा रहे हैं। हुआ था 105 से 107 पूरी रेंज है ये, उसके बाद ये चलने लगा, फिर न्यूज़ पीछे पीछे आ गई इसके अंदर। 120 तक का टारगेट आप रख सकते हो। नए वाले भी आए तो वॉल्यूम थोड़ा कम लेके आए, कृपा करके थोड़ा ऑप्शंस को कम रखें और सीधा फ्यूचर्स को या तो कैश में ही प्लस रखें। जीएनएफसी ड्रॉप हो गया, एक शेयर अब तक पास हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी होल्ड चला गया और टाटा स्टील पास होकर आया है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर अक्षय आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है कोरोमंडल इंटरनेशनल, हाँ ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, और दूसरा है दीपक नाइट्रेट, ये केमिकल से जुड़ी हुई एक कंपनी है। आप इन दोनों के जरा चार्ट चेक कर लो, डेरिवेटिव डाटा चेक करके बताइए इन दोनों में कहीं का सौदा बनता है। ये हमारे आज के दो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। तो अगर कोरोमंडल और दीपक का अगर हम एक चार्ट पैटर्न देखें, तो मई महीने से फर्स्टली अगर मैं कोरोमंडल फर्टिलाइजर को देखूं तो एक रेंज बाउंड सिनारियो में है। एक 942 का इसका बेस है और ऊपर में 990 का इसका रेजिस्टेंस है। तो यही रेंज में ये काफी टाइम से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसका जो ब्रॉडर और मीडियम टर्म चार्ट्स देखे तो एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन बन चुका है इसमें 850 में। पर अगर हम इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो अभी ये जो रेंज की बात की मैंने उसके बीच में है। तो डेफिनेटली आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, और इसमें आपको 990 का टारगेट मिलेगा इसके कोरोमंडल में। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ये ट्रेड में, वो 1:1 है, क्योंकि अगर आप अभी बाय करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस 940 के नीचे रखना पड़ेगा, और ऊपर में आपका टारगेट 990 का रहेगा। तो अगर आप इसको 1:1 के रेशियो से ट्रेड करना चाहे तो यू कैन गो अहेड विथ दिस स्टॉक कोरोमंडल। और अगर दीपक नाइट्राइट का भी हम चार्ट पैटर्न देखें तो एक काफी एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिला था मई एंड में। दीपक नाइट्राइट में सिंगल में काफी ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7% के ऊपर का एक मूव दिखा था इसमें। उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है और आज काफी उछला है। तो इमीडिएट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इसका बनेगा 2135 का स्पॉट में। डेरिवेटिव्स डेटा में ऑप्शंस में हालांकि ज्यादा लिक्विडिटी नहीं दिखती है इसमें, पर फ्यूचर्स में ओवरऑल इसका जो की तरफ है। तो अगर कंपेयर किया जाए कोरोमंडल और दीपक नाइट्राइट में, तो हमें दीपक नाइट्राइट का सेटअप बेटर लग रहा है। शायद इमीडिएट आपको शॉर्ट टर्म में इसमें उछाल ना मिले, पर सलाह ये रहेगी कि आप 2135 और 2125 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2115 का और आपका टारगेट बनेगा 2225। ठीक है, 2225 रुपये तक के टारगेट के लिए दीपक फर्टिलाइजर को देख सकते हैं आप। और नियर बाय का स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा है, आपको बिल्कुल पास के स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, रिस्क और ठीक है। रही बात कोरोमंडल इंटरनेशनल की, अगर आप दोनों में चुनना चाहते हैं तो दीपक पे वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, तो 2225 और 2115 आपका स्टॉप लॉस टारगेट है। ये अभी 2113 चल रहा है, तो आपको एकोमुलेट करने की एक रेंज है जो सर ने दी है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस बनेगा। नहीं तो आप बोलेंगे 2113 तो चल ही रहा है, फिर स्टॉप लॉस 15 से आ गया। तो एक रेंज है जहाँ पे 2135 के इर्द गिर्द अगर आपकी खरीद बनती है, तब आप ये स्टॉप लॉस लगा के 2225 लेना। अदरवाइज सौदे को जब तक ये 215 के ऊपर आके ट्रेड नहीं करे, 230-25 की रेंज में ना मिले, आना नहीं, तब आपका 2225 टारगेट आएगा। क्लियर? तो दीपक फर्टिलाइजर हो गया आपके लिए फाइनल, टाटा स्टील हो गया फाइनल, जीएनएफसी गिर गया, कोरोमंडल का भी हमने दे दिया आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, बट उसके रेट और उसकी कन्विक्शन थोड़ी कम है, एक नोच कम है, इसलिए आप अपना वॉल्यूम कम रखना चाहें तो रख सकते हैं, शेयर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हमारा मानना है कि जो शेयर पकड़े वो पकड़े, अच्छे से पकड़ें, और उसके बाद उसी से पैसा बन जाएगा। 10 शेयर लेके भी उतने पैसे बनने हैं, 2 शेयर लेके भी उतने पैसे बनने हैं, तो फिर 8 शेयरों का तनाव क्यों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी की तरफ बढ़ते हैं आगे, और आज के मंदी वाले शेयर अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
काफ़ी दिनों से बंधन बैंक अपने आप को बचाए हुए था, लेकिन फाइनली बंधन बैंक शॉर्टिंग हो गई है शुरू। दूसरा शेयर है इप्का लैब, ये भी आज करीब 2.5% नीचे है। ये दोनों आज के अक्षय हमारे शॉर्ट के कैंडिडेट हैं, जहां पर आज ताज़ा बिकवाली हुई है। फ्यूचर्स की प्लेट हम स्क्रीन पे ले आएंगे, आप जरा चेक करके बताइए इन दोनों में कहीं कोई सौदा है। शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, पुट के जरिए भी पैसा बना सकते हैं, कुछ है तो बताइए, स्पीड से बताइए। अगर बंधन बैंक का ओवरऑल सेटअप देखें तो आज काफी ओपन इंटरेस्ट इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है शॉर्ट्स की तरफ। पर इसका अगर पूरा ब्रॉडर सेटअप देखूं मैं, तो ओवरऑल जो ब्रॉडर पोजीशनिंग है ओपन इंटरेस्ट की, वो अभी तक लॉन्ग की तरफ है। तो ये जो आज सेलिंग हो रही है वो शायद 237 तक एक्सटेंड हो नीचे में। बहुत बड़ा फॉल इसमें नहीं दिखता हुआ, 237 का बेस बनेगा इसमें। तो अब यू कैन टेक दिस एज अ मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट, जहां आपका टारगेट 237 का हो और स्टॉप लॉस आपका 258, जो अराउंड 250 258 से 260 का आप स्टॉप लॉस बनाए रखे। कंपेयर्ड टू दिस वी लाइक इप्का लैब्स मोर। इप्का लैब्स में अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप अभी भी खराब है। इसमें काफी बिकवाली हुई थी इन द मंथ ऑफ मई। अप्रैल और मई में काफी सेलिंग प्रेशर था, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिली थी। ये स्टॉक ओवरऑल शॉर्ट हेवी है। तो हमारा मानना है कि वापस जो इसका रिसेंट लो था करीबन 675 का, तो आगे जाके जून मंथ के एंड तक ये आप रिटेस्ट हो सकता है ये प्राइस। तो आउट ऑफ दिस टू कैंडिडेट्स मुझे इप्का लैब्स शॉर्ट करने में आई वुड प्रिफर दिस स्टॉक। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 750 के ऊपर, और जैसे मैंने कहा इसका टारगेट 675 का बनेगा नीचे में। ओके ठीक है, इप्का लैब पे पोजीशनिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए इप्का पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक के में हमने स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे रख दिया, लेकिन उसकी वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसलिए अगर आप वो ड्रॉप करना चाहें ड्रॉप कर सकते हैं। लेवल्स फिर भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार, 237 और 260 है आपका स्टॉप लॉस और टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट्स के 2 शेयर और कवर हो गए हैं। अब हमारे को जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स पता करने हैं, लेकिन ठीक उससे पहले अक्षय आपने जो शेयर्स निकाले जरा वो और बता दीजिए, फिर हम इसको कंपाइल करेंगे पूरे को। तो जैसे शो में मैंने बताया कि मेटल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे काफी एक ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारे मेटल्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जेएसडब्ल्यू ने काफी एक आउट परफॉर्मर रहा है एंटायर मेटल स्पेस में। पर जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सेल, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ब्रॉडली अगर आप सेल का एक सेटअप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड सेटअप है। अगर आप एक मंथली बेसिस पे देखेंगे, ये इसका 80 से 82 का एक बेस बनते हुए दिख रहा है सेल में, और जो अपर एंड ऑफ द रेंज है करीबन 91 से 92 तक दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलता हुआ अभी भी रेंज ब्रेकआउट होना बाकी है। जिस दिन ये ऊपर में 86 का ब्रेकआउट देगा, हमारा मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम पिकअप होगा इसमें, और ऊपर में आपको टारगेट 91 से 92 तक दिख सकते हैं। तो सीधा आप इसमें फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं सेल में। इसका लॉट साइज काफी बड़ा है, तो अगर ये आपके लिए एक दिक्कत है तो आप इसमें ऑप्शन के रूट से आप एंटर कर सकते हैं, जहां आप 87 का कॉल जो करीबन ₹1.5 में चल रहा है, उसमें जीरो हीरो या जीरो का आप इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें ₹1.5 में 1.5 रुपीज में आप खरीदे और इसका टारगेट 4 का बनाए। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑन द बाय साइड, विच इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा स्टॉक जो जो मेरी नजर में है वो है पावर सेक्टर से। रिसेंटली आप एक्शन देखेंगे तो काफी सारे पावर काउंटर्स में भी डेरिवेटिव सेटअप्स और टेक्निकल सेटअप्स काफी प्रॉमिसिंग रहे हैं। एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, ये सारे में काफी ट्रैक्शन देखने को मिला है इन द बिगनिंग मंथ ऑफ जून, जहां पे प्राइस पॉजिटिव रहा है और बाइंग भी देखने को मिला इन टर्म ओपन इंटरेस्ट राइज। तो तीनों में मैं प्रेफर करूंगा पावर ग्रिड। तो आज हमने पावर ग्रिड हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करा है 250 का कॉल जून का। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो पावर ग्रिड गए 1-1.5 महीने से एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। जो रेंज है इसका ब्रॉडर है 230 का लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और ऊपर में 250। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 250 जल्दी ही ब्रेक करना चाहिए, और वी कैन सी लेवल्स टिल 257 टू 260। तो हमने अगेन यहाँ पे एक हीरो या जीरो जैसे ही कॉल रेकमेंड करा है टू बाय 250 कॉल फॉर द मंथ ऑफ जून, जिसका प्राइसिंग करीबन 2 से 2.5 के बीच में है। इसका टारगेट आपका बनेगा 5 से 6, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 0.5।
ओके ठीक है, दोनों शेयर आपके काफ़ी बेहतर हैं। एक तो आपका ट्रेंडिंग शेयर है सेल, जिसके बारे में मैं जिक्र भी कर रहा था, और आपने वो चुना। मेरा भी मानना है कि ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है, इसलिए सेल सीधा सीधा प्लस करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसके लॉट थोड़े बड़े हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। कैश में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस भी कर सकते हैं। ऑप्शंस की ना प्लेट बनी नहीं, हम आपको बना के अभी सामने सामने दिखाते हैं। मैं आपको बुलवा देता हूँ। 87 के स्ट्राइक की कॉल लेनी है सेल की, ₹1.5 में आपको मिलेगी। ₹4 का टारगेट है, स्टॉप लॉस आप 0 कर दो। मैं फिर से बोल देता हूँ, 87 की सेल की स्ट्राइक है, ₹1.5 में मिलेगी, ₹0 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ₹4 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये भी आप नोटिस कर लेना, अभी छप के आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ये आ गई है। ₹4 आपका टारगेट, 0 आपका स्टॉप लॉस, ₹1.5 में मिलेगी, 87 की स्ट्राइक की कॉल है। तो सेल हमने ऑप्शंस, सेल हमने फ्यूचर्स, दोनों आपके लिए कर दिया। दूसरा आते हैं पावर ग्रिड लेके आओ। 250 वाली स्ट्राइक की कॉल लेनी है, ये आपको मिलेगी करीब करीब ₹2.5 के आसपास की। पैसा डबल हो जाएगा, 5 से ₹6 के आपका टारगेट आ जाएगा और 50 पैसे का आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, कैश में करें, फ्यूचर्स में करें, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र ध्यान में रखते करें कि स्टॉप लॉसेस आपके हमारे होंगे। स्टॉप लॉसेस हम आपको पिवट्स लेवल्स के दे रहे हैं। टारगेट आपको जैसे मिलता आप ले लीजिए। मान लीजिए 2.5 का लिया, 3.5 हो गया, 2700 का लॉट है, ₹27 मेरे को एक दिन में मिल गए, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट, छोड़ दो उसको। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो ट्रेड बताया अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप अगली बार जब आपसे बात होगी तो हम और अच्छे ट्रेड आपके साथ ढूंढेंगे, खोजेंगे, और आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने कल रखेंगे कि जो आपने शेयर्स बताए हैं उसका 24 घंटे में कितना इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।